दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू और आज मौजू उत्तर प्रदेश के चुनाव। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं बल्कि मौजू है 80% वर्सेस 20%। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि ये लड़ाई जो है वो 80% वर्सेस 20% की है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें बड़ा एक शार्प सा एक पहलू भी आया जब वो एंकर बड़े अंदाज में उसने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि ये 19% है मगर आप कह रहे हैं कि 20% है। तो फिर उन्होंने उसको वापस रिपीट किया 20% और फिर आगे बात की। खैर उनकी बातचीत मेरा मौजू नहीं है। ये 19-20 का मतलब मैं ज़रूर आपको समझाना चाहूँगा। दरअसल ये 19-20 का मतलब ये था कि 1 या 2 या 1.5% जितने भी यहाँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जाट बिरादरी है, इन्होंने मुसलमानों के साथ उसको काउंट करके 19 और 20 कर दिया। वो कितनी परसेंट है वो बहस का मौजू है। कोई मुसलमान भी 19% है कि नहीं है, जाट भी 1-1.5% है कि उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये सब एक बहस का मौजू है या फिर ये हमारा आज का मौजू नहीं है। मगर इतना ज़रूर था कि एंकर से वो सवाल को जो है पुटअप करवाना और उसका जवाब देना बिल्कुल वाज़ेह था कि यहाँ जाटों और मुस्लिमों को कहा गया है कि ये मिलकर कोई चुनाव जिता या हरा नहीं सकते हैं और ये लड़ाई 80% जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो अलग है, यानी जाट और मुस्लिम अलग है। दोस्तों एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा। मैं बिल्कुल आपको एक एज ए मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, एज ए जाट नहीं कह रहा हूँ, एज ए हिंदू सवर्ण या दलित नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बिल्कुल एक हिंदुस्तान एक भारतीय इंसान की तरह बात कर रहा हूँ और आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस सब ट्रैप में ना आएँ तो अच्छा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देने वाले लोग थे वो 40% से ज़्यादा नहीं हुए हैं और ये 60% को बिल्कुल एंटी नेशन कह देना उनकी बातचीत में जो आगे का मफहूम था अच्छा नहीं है। सभी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। जो भारतीय जनता पार्टी को वो वोट देगा वो राष्ट्रवादी है, नहीं तो वो राष्ट्र विरोधी है। ये बेसिकली एक जो एक कहानी चल पड़ी है वो एक अजीब व गरीब सी कहानी है जो अच्छा संकेत नहीं दे रही है। पिछले एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लीपिंग सेल्स किस तरह काम करती है, मीडियाबाजी में जहनसाजी कैसे की जाती है, वो खेल शुरू हो चुका है। यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ना ही तो मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से शदीद नफ़रत है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत मोहब्बत है, मगर मुझे ज़रूरी है कि इस वक्त चूँकि एक माहौल एक लंबे समय से जो 40-50 सालों से एक थॉट को शुरू किया गया, उस थॉट को बड़ा किया गया, पाला गया, पीक पे ले आए और पीक पे ले जाने के बाद जिस तरह के जो बयानात मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिए जा रहे हैं, जिस तरह के ऐप बनाए जा रहे हैं, जिस तरह मीडिया बिरादरी के सभी एंकर सभी को साथ ले रहा हूँ जो नेशनल स्ट्रीम में हैं, जो बेसिकली पत्रकार लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनको बाहर कर दिया गया है। वो बेचारे यूट्यूब पर जो है जितनी उनसे लड़ाई लड़ी जा रही है उतनी लड़ रहे हैं। मैं भी उसी तरह की लड़ाई जो मैं शामिल हूँ उन्हीं के साथ में हूँ। ये सब मेरे अलावा ज़्यादातर जो है वो आप अपने हिंदू भाई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला मुसलमानों की या दलितों की या पिछड़ों की या फिर किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, ना मैं ऐसा दावा कर रहा हूँ। मगर एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को वाज़ेह क्या करना चाहता हूँ कि क्योंकि एक कम्युनिटी टारगेट पर आ गई है, अब उस कम्युनिटी के बचने का रास्ता क्या है, इसलिए कि भारतीय हैं और एक कम्युनिटी है उसको बचने का रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ आए तो अमल कर लेना और अगर आपको समझ ना आए तो मेरा काम था, मैंने कर दिया, मैं यही सोचूंगा। मगर कोशिश आप लोगों की होनी चाहिए कि मेरी इस थ्योरी को आप प्रैक्टिकल में अंजाम दें तो बहुत अच्छा है। देखिए बहुत सीधी बात है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से न सिर्फ मायावती जीतती है, न अखिलेश यादव जीतते हैं, न कांग्रेस जीतती है और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट मिलते ज़रूर हैं पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्हें मुस्लिम वोट का कोई लालच है या उनको वो चाहिए।
इसीलिए वो लोग जो है एक अलग पैटर्न पे काम करते हैं, यानी एंटी मुस्लिम ही चुनाव लड़ते हैं। उनका मैनिफेस्टो जो है वो पूरी तरह से जो ज़बानी मैनिफेस्टो है वो उनका सिर्फ मुस्लिम विरोध होता है। उसके अलावा उन्हें ना किसी को नौकरी देनी है, ना किसी को रोज़गार देना है। सिर्फ वो जो बंटवारे की जो छोटी छोटी बातें भी उसको हाईलाइट मीडिया पे ग्लोरीफाई किया जाता है, जहन साजी की जाती है। उसी को कहते हैं कि 5 किलो अनाज देने के बाद आप कहें कि हमने आपको रोज़गार नहीं दिया तो क्या हुआ, हमने आपके दुकानें बंद करा दी तो क्या हुआ, हम आपको मेडिसिन नहीं दे पाए तो क्या हुआ, मगर आपको 5 किलो अनाज तो दिया। तो देखिए ये दुर्भाग्य है, क्योंकि कम्युनिकेशन मीडिया और अच्छे लोगों के साथ नहीं जुड़ना, उन्हें नहीं सुनने का नतीजा ये है कि एक भारी जनसंख्या इस बात पर भरोसा करती है कि उनको 5 किलो अनाज मिल गया, ये बहुत बड़ा काम हो गया। अरे भाई, पूरी दुनिया के देशों में उनको 70% यानी भारतीय करेंसी में अगर देखें तो 50,000 रुपये से ज़्यादा के उनको बेरोजगारी भत्ते मिलते हैं, और अगर वो काम पे नहीं जाते तो मिलते हैं। 60 साल की उम्र से ज़्यादा कोई भी इंसान हो जाए, उसकी जो एक पेंशन होती है वो भारतीय फर्स्ट क्लास के नौकर से ज़्यादा होती है, और वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो आराम से ओल्ड एज होम में जो है ज़िंदगी गुजारते हैं, और बाकायदा वो एक पेंशन प्राप्त करते हैं। वो पढ़े लिखे हो तो भी, सरकारी नौकर हो तो भी, ना हो तो भी, इसीलिए कटोरा लेकर भीख नहीं मांगते। इसीलिए उन देशों के अंदर पूरे के पूरे देश है, सैकड़ों देश ऐसे हैं जहाँ पर कोई पुल के नीचे नहीं सोता, जो जिनके तन पे कपड़े ना हो वो रेलवे स्टेशन पे नहीं सोता, जिनके पीछे मतलब इंसान के बजाय जानवर की तरह पुलिस लाठी लेकर उनको जो है उठाते घूमती हो, ऐसी पोजीशन कहीं नहीं आती है। आप उसको चमत्कार मान रहे हो, ये अफसोस की बात है। तुम्हारी अकल पर पर्दे पड़ गए हैं। तुमने अभी इंसानियत को या तो समझा नहीं है, या देखा नहीं है, या तुम्हारी अकल का स्तर इतना छोटा है कि 5 किलो की भीख को तुम समझते हो कि तुमको जिंदगी मिल गई। तुम्हें क्या भूल गए? देखिए, मैं यहाँ कोई कांग्रेस की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मगर तुम्हारी अकल पे, अरे राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि 7400 रुपये या 7000 रुपये जो है हर नागरिक को मिलने चाहिए, कम से कम ये तो बेरोजगारी भत्ते के तौर पे मिला ही जाएगा। अगर वो इतने कमाता है तो ठीक है, नहीं कमाता है तो इसकी पूर्ति के लिए मैं कमिटमेंट करता हूँ। आपने उसको दरकिनार कर दिया, और 5 किलो अनाज को तुम बहुत बड़ी चमत्कार मान रहे हो। इसको कहते हैं मीडियाबाजी, इसको कहते हैं जहनसाजी, इसको कहते हैं अकल पर पर्दे पड़ जाना, इसको कहते हैं बर्बादी के लिए खुद ही अपने आप को कुएं तक लेके जाना। अब तुमको अकल आएगी मैं मानता नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हें अकल लाने की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये सैकड़ों साल में जिस दिमाग को ख़राब किया गया हो वो सैकड़ों मिनट में मैं कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ। आप अपने वहीं रहिए, 5 किलो में ठीक रहिए जैसे हैं, और आपको मैं किसी के जहन को नहीं बदल रहा हूँ, मगर 20% चूँकि निशाने पर है उनके साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, और खड़ा होने की आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा। वो लोग मेरे साथ खड़े होंगे तो भी, नहीं खड़े होंगे तो भी, क्योंकि मैं उन पर भी कोई बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका तो कई सौ साल में जो है इस तरह का जहन बनाया गया है कि आपको किसी अच्छी बात को नहीं सुनना है, किसी प्लानिंग को नहीं करना है, किसी प्लानिंग को नहीं मानना है, मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, सब चीज़ों से दूर रहना है, आपको अकल के आसपास भी नहीं जाना है। ये उनकी भी कहीं, वो तो तुम्हारी जहनसाजी तो सैकड़ों साल में हुई है, उनकी तो 200 साल में हुई है जहनसाजी, तो उनकी भी मैं दो मिनट में कैसे बदल सकता हूँ? कोशिश कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, सच बोल रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। कभी अचानक जब मैं भी किसी की बात सुनूंगा और वो अचानक सुनने के बाद लगेगा कि ये आदमी हमको क्या बता रहा है, तो मुझे भी गुस्सा आएगा, और आपको भी मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, मुझे भी गुस्सा आएगा। ये नेचुरल फेनोमेना है, मगर ये गुस्सा कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में रह जाए, मेरी बात तुम्हें सोचने पर मजबूर करे कि तुम क्या से क्या हो गए, तो शायद वो दिन अच्छा होगा, वहाँ से तुम्हारे दिन की शुरुआत होगी। आज मुझे मगर अपनी बात कहने का हक है, वो मैं कह रहा हूँ। मैं बात आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो चुनाव हैं ये भारतीय मुसलमानों की, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, भारतीय मुसलमानों के मुस्तकबिल, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके अपने बचाव का सवाल है। ये मैं आपको वाजे कर देता हूं कि अगर आप बचने के लिए, सिर्फ बचने के लिए वोट करेंगे तो शायद आप पछताओगे, बहुत पछताओगे, क्योंकि आने वाले निज़ाम कैसे होंगे मैं जानता हूं। 2022 के एंड में क्या होने वाला है, किस चीज़ का ख़तरा है वो भी जानता हूं। 2024 के बाद क्या होगा वो भी जानता हूं। इसको ना मीडिया में डिस्कस किया जा सकता है, ना ही उसे कहने का मुझे कोई हक है, क्योंकि वो मेरा विश्लेषण है, मेरे अंदेशे हैं, सच भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। आप लोगों को मगर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में आप लोग कोई एक पार्टी को चुने, मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाना लगाएं, कोई बात नहीं है, मगर एक पार्टी को आप चुने, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ,
उसमें ये सबूत दे दें अखिलेश यादव को, आप जहां उसके कैंडिडेट जीत रहे हों ज़रूर जिताएं, मायावती के कैंडिडेट जीत रहे हों उनको भी जिताएं, मगर कहीं 10 से 15 सीटों को चुनें और उन 10-15 सीटों को चुनकर आप ये तय कर लें कि वहाँ ये साबित करेंगे कि आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति, अपने हौसले और अपने जो लगन है, आप फट के नहीं, सबके साथ, स्वर्ण दलित सबके साथ मिलकर कोई साबित करके दिखाएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप चाहें तो सत्ताओं को कैसे बदल सकते हैं, कैसे इनकी कमर तोड़ सकते हैं और कैसे तुम्हारे बगैर मजबूर हो सकती है उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश के राजनेता और पूरे देश में तस्वीर बदल सकती है, बशर्ते कि तुम चाहो। और 10 से 15 सीट अगर तुम चुन के मुझे भेजोगे, मेरा तो सोशल मीडिया भी लगातार मेरी कोशिश के बाद खोलने नहीं दे रहे हैं, मैं जितना आप तक पहुंच रहा हूं, जितना आप लोगों तक पहुंचाए तो शायद मुझे खुशी होगी। भले ही इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जो है नोटिफिकेशन दे दें, अपनी बातें लिखें, मैं सारी बातें पढ़ूंगा। अगर आप 10 से 15 सीटें अगर ऐसी चुन लें जिनकी रणनीति में मैं आपके साथ आकर खड़ा होता हूं, शामिल होऊंगा, जिसमें बताने की कोशिश की जाएगी कि ये 20% वर्सेस 80% नहीं, भारत सबका है और ये खाली अगर चाहे तो कुछ भी बदला जा सकता है, क्योंकि भले ही तुम्हारे पास मीडिया है, भले ही तुम्हारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, हाँ अगर आपके कुछ लीडर्स हों, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं, मैं उनके साथ ज़मीन पर काम करने के लिए तैयार हूं, मगर इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में 10 से 15 सीट तुम्हें बिल्कुल नामजद करके कि रणनीति से हम इनको हराकर या जिताकर दिखाते हैं, वो चुननी चाहिए। वो चुनने के बाद तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम एक बड़ी प्लानिंग कर सकते हो और बड़े अपने राजनीतिक अधिकार को, अपने डेमोक्रेटिक अधिकार को लेने की अक्षमता रखते हो। ये बहुत ज़रूरी हो गया है तुम्हारे लिए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं पहले क्यों कह रहा हूं कि पहले चुन लो, कि मैं भी तुम्हारे साथ आके उस मामलात में काम करूं। इसलिए कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में कोशिश न की जाए, पूरे हालात में ये कोशिश न की जाए, 10-15 जगहों पर ये कोशिश ज़रूर करें कि आप वो जगह चुन लें, मुझे भी बुलाएं, मैं भी आता हूं, लोगों के साथ मिलेंगे, सवर्णों के साथ भी मिलेंगे और टिकटों की भी प्लानिंग करेंगे कि किसको कहां से क्या टिकट बनाया जाए। भले ही नई पार्टी आप बनाएं, जो मर्जी आए करें, पर एक पार्टी को चुना के अपने वजूद को साबित करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर ये वजूद तुमने साबित नहीं किया तो याद रखना, चाहे मायावती सरकार बनाए, चाहे कांग्रेस सरकार बनाए, चाहे अखिलेश सरकार बनाए, तुम्हें हाशिए पर धकेला जाएगा और तुम्हें जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ये कोशिश की जाएगी कि बड़ी जनसंख्या को खुश करने के लिए जरूरी है इनके स्क्रू टाइट करना। अगर स्क्रू बचाना चाहते हो, टाइटनेस बचाना चाहते हो, बाद में पछताना नहीं, बाद में रोना नहीं, तुम्हारे लिए जरूरी है कि 10 से 15 सीटों पर चुनौती देकर कहो कि ये देखो, हम चाहें तो पूरे प्रदेश को बदल सकते हैं, हम चाहें तो पूरे देश को बदल सकते हैं। ये अज़्म तुम्हें दिखाना होगा, ये हौसला तुम्हें दिखाना होगा, इसमें रणनीति बनानी होगी, प्लानिंग बनानी होगी। मैं शामिल रहूंगा तुम्हारे साथ। आप मुझे लिखिएगा वो इलाकों से, मैं वहां दौरा करने के लिए तुरंत तैयार हूं, मैं आके आप लोगों के बीच में काम करने के लिए तैयार हूं। वो लोग वो चुने, वो सीटें चुने जो आप इस वक्त जीत सकते हो। फिर अगर आप ये जीत लेते हो तो बड़ी प्लानिंग कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं, डेमोक्रेटिक हक तुमसे पत्थर के पीछे छुप कर नहीं हासिल कर सकते। डेमोक्रेटिक हिस्सेदारी, आज आप जानते हैं कि आप मशीनरी में कितने शामिल हैं, आप जानते हैं कि आपके अगर इक्का दुक्का कोई है भी तो वो डरा सहमा रहता है, वो तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं कर सकता। एक चीज, एक बहुत गहरा सवाल आप लोगों से करने जा रहा हूं, उसको भी थोड़ा सा सहन में ले लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रदेश में तमाम मीडिया की, तमाम पक्ष और विपक्ष की नज़रों में, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, यहाँ आज़म खान साहब मंत्री होते थे, उनको मुख्यमंत्री कहा जाता था। 3 मुख्यमंत्रियों का नाम लिया जाता था, जिसमें एक शिवपाल यादव थे, दूसरे आज़म खान साहब थे और अखिलेश यादव थे। अब आप लोग अपने गिरेबान में झांकिए, आपको एक मुख्यमंत्री दिया गया, मुख्यमंत्री कहा गया, मुख्यमंत्री कह के बदनाम किया गया। ये साजिश में मैं क्यों ना मानूं कि समाजवादी भी शामिल थी? क्यों ना मानूं? उसके कारण बताता हूं। अखिलेश यादव चूंकि मुख्यमंत्री थे, पार्टी के मालिक थे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इसलिए आज़म खान जैसी शख्सियत जो
एक लीडरशिप की सलाहियत रखते हो, जो बिल्कुल मिल्लत की फ़िक्र करते हो, जो बहुत ही काबिल लीडर हो, बहुत ही एजुकेटेड लीडर हो और मंत्री भी हो और मुख्यमंत्री कहने के लिए उनको बदनाम किया जाता रहा हो, उसके बावजूद क्या वो मुस्लिमों के लिए कोई एक काम कर पाए? क्या बता सकते हैं? उनको अवार्ड किस बात के लिए दिया गया? उनको अवार्ड दिया गया इस बात के लिए कि उन्होंने कुंभ मेले का जो इलाहाबाद में जो कुछ भी उन्होंने प्रयागराज में, या क्या नाम अब रखा है मुझे याद नहीं आ रहा, वो नाम उस जगह पर उस वक्त इलाहाबाद ही नाम था, तो संगम पर जो उन्होंने कुंभ का प्रबंधन किया था उससे उनको अवार्ड दिया गया, उनको पजीराई मिली, उनका नाम रोशन हुआ। मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। किसी को मुझे भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं भी कोशिश करूंगा, चाहे वो हरिद्वार के कुंभ की दी जाए या कहीं और की दुर्गा पूजा की कलकत्ता में दी जाए, और मेरे हाथ में प्रबंधन होगा तो मैं एक भारतीय नागरिक की तरह और जिम्मेदार इंसान की तरह उसकी बिल्कुल हिफाजत करने की कोशिश करूँगा और अच्छा बेहतर परफॉर्म करूँगा। आज़म खान ने किया, मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या किया, कोई एक काम बता दीजिएगा। मेरे यूट्यूब पर लिखिएगा कि एक काम सार्वजनिक पूरे प्रदेश के मुसलमानों के लिए आजम खान साहब कर पाए। माफ करना, वो ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते थे, बिल्कुल चाहते होंगे, बिल्कुल उनकी तरफ होगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई तुम्हारे लिए, एजुकेशन देना चाहते थे तुम्हें, तुम्हारे लिए लड़ाई भी लड़ते रहे, मगर चूंकि वो उस पार्टी के मालिक नहीं हैं, उन्हें अपना सेकुलरिज्म साबित करने के लिए मुसलमानों का हक काटना पड़ेगा। उन्हें अपना सेकुलरिज्म साबित करने के लिए मुसलमानों का एक कोई भी भला होता हो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? अखिलेश यादव ने चीख चीख कर कहा था कि 20% साझेदारी मुसलमानों की यूपी में, प्राइवेट भी और सरकारें भी हम शामिल करेंगे। 20%? तुम 2% मुसलमानों का कोई काम बता दीजिए, चाहे प्राइवेट ठेकेदारी हो, पर सरकारी नौकरी हो, या संविदा में लोग शामिल हुए हों। आज उन तमाम चीज़ों में पिछली सरकार में अगर वो 20% तुम्हारे लिए झांसा था, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दहशत और डर और जान बचाने में अगर आप लोग इतने डर चुके हैं तो आप लोग कहाँ फिर स्टैंड करेंगे? दुनिया में जब एक इंसान भागना शुरू करता है तो वो भागता चला जाता है और उसके जो उसका पीछा कर रही होती है बलाएं, वो उसका पीछा करती चली जाती है और डराती चली जाती हैं। उसका डर ख़त्म नहीं होता, धरती का कोना ख़त्म हो जाता है। तुम अगर इसी तरह दहशत में भागते रहे, तुम इसी तरह जो है अगर अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं कर पाए, मैंने कहा 10 से 15 सीटों को चुनना, भले ही इस बार तुम्हें डेमोक्रेटिक साझेदारी न मिले, हो सकता है समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीत जाए और आपको प्रदेश के हर इलाकों में समर्थन करके ऐसी पार्टियों को बिल्कुल जिताना चाहिए जिसे आप जिताना चाहते हैं। हर जगह पे आपके वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। 10 से 15 सीटों को मगर चुने बगैर अगर तुमने ये नहीं जीती तो तुम समझना तुम हिंदुस्तान की जंग हार गए। तुम 80 वर्सेस 20% का जो नारा था, तुम वो जंग हार गए, क्योंकि तुम्हें एक जगह अगर साबित कर दिया तो फिर उससे आगे की मैं रणनीति कई बार आपको बता चुका हूं। देखिए, माफ करना, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात में हमारे जो किसान भाई हैं उनमें जाट बिरादरी भी है और एक गठबंधन मुसलमानों के साथ रहता था। अब वो भले ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर जितना था उतना ही है, बदला सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी के लोग थे। जाट बिरादरी के लोगों के बदलने से पूरा स्वैप कर दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और जाट बिरादरी के वापस बीजेपी से हट जाने से पूरी तरह ज़ीरो मुझे होती हुई नज़र आ रही है बीजेपी। वजह क्या है? अब मुस्लिम और जाटों का इलाके में, प्रदेश के पूरे इलाकों में नहीं है, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी ज़्यादा है, इसलिए 1, 1.5 या 2% होने के बावजूद इन इलाकों में 10, 15, 20% के शेयर जो है वो जाट बिरादरी का है। और यहाँ पर मतलब पहले नंबर पर मुस्लिम आबादी होती है तो दूसरे नंबर पर जाट बिरादरी होती है। दोनों मिलने के बाद 50% जो आगे निकल जाते हैं, जिससे सीट बड़े आराम से निकलती है। तो कुल मिलाकर ये है कि आज आरएलडी के साथ तमाम मुसलमान खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और जो समाजवादी के गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल एक सही रणनीति हमको चुनावी नज़र आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मगर इस रणनीति में आप बात समझने की कोशिश करें कि मैं आज़म खान का सबूत दे चुका हूं, उसके अलावा बहुत सारे आपको मुस्लिम मंत्रियों का सबूत दे चुका हूं, उसके बावजूद आप 1% भारत की पुलिस में शामिल नहीं है मुसलमान।
यूपी में तो 1% नहीं है, 20% है तो 5% तो मुसलमानों का होना चाहिए ना हिस्सेदारी कम से कम, पुलिस में, सीआरपीएफ में, दूसरी जो सिस्टम है उनमें, सरकारी जो नौकरी है, क्लर्क हैं, दूसरे चपरासी हैं, सब जगह होना चाहिए ना उतनी हिस्सेदारी आपकी। आप क्यों आपकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? आज मुसलमानों के बच्चे सब एजुकेटेड हैं, सब बहुत बड़ी तादाद में जो है वो प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेरे ख्याल से अच्छा कारकर्दगी कर रहे हैं वो सब बच्चे। चूँकि यहाँ आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग सक्षम ना होने की वजह से कोई बहुत मोटी सुविधा का इंतज़ाम नहीं कर सकते, आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। उसके अलावा अगर काबिल बच्चा होगा भी तो जब तक आपकी हिस्सेदारी, पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं होगी सरकार में, यानी मैं कहता हूँ कि तुम्हारा मान लिया मैं एक मंत्री तुम्हारा बन जाता है, ये नहीं ज़रूरी नहीं सरकार में बने, शुरुआत तो कहीं से करोगे, शुरुआत बुनियाद तो कहीं से रखोगे ना। अगर एक मंत्रालय तुम्हारे पास मिल जाता है तो उस एक मंत्रालय का हिस्सेदारी होने की वजह से कोई भी मुख्यमंत्री या अपनी पार्टी का मालिक अपनी सरकार को बचाने के लिए ना उसे रोक पाएगा, ना ही वो उसकी परमिशन लेना चाहेगा। वो अपने हिस्से से अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जो है डिक्टेट करेगा और या उनको जो है आदेश देगा और अपने तरीके से काम करेगा। बिना पॉलिटिकल साझेदारी, बिना पॉलिटिकल हिस्सेदारी मुस्लिम कम्युनिटी जिस तरह धीरे 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 ज़मीन दोज़ होती चली जा रही है, बिल्कुल ज़र्रे पर आ जाएगी, कोई वजूद नहीं बचेगा तुम्हारा। मैं कोई लड़ने की बात नहीं करता हूँ, मैं कोई धमकी देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक रणनीति बता रहा हूँ जिससे आपको एक डेमोक्रेटिक हिस्सेदारी में शामिल होना ही है। ये लड़ने की बात करने वाले, मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूँ कि ये सब लड़ाई भिड़ाई से कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली दुनिया में बड़े उरूज आते हैं, बड़े उफान आते हैं। हिटलर के ज़माने में नाजियों में भी आया, उसके अलावा बहुत सारे कम्युनिटियाँ हमने देखी हैं जो बहुत तूफान बन के उठी और फिर जो दाल का झाग उठता है उसकी तरह नीचे बैठ गई और आज उनका पता भी नहीं कहाँ चले गए। तो ये वक्त बदलता है, वक्त की करवटें बदलती रहेगी। आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है सूझबूझ के साथ अपनी लीडरशिप को चुनना, आपको होश में रहना, अकल में आना। जब आपको अलग किया जा रहा है, धीरे धीरे आप अलग होते चले गए, कोने में लग गए हैं। ये आपको आज से नहीं किया जा रहा है, ये कांग्रेस के राज से आपको अलग किया जा रहा है। समाजवादियों ने भी इस काम को बदस्तूर किया है, बीएसपी ने भी इस काम को बदस्तूर किया है। मुझे किसी से नफरत नहीं और किसी से एक्स्ट्रा मोहब्बत नहीं, मगर चूंकि 20% को कोने लगाया जा रहा है तो 20% के साथ मेरा कम से कम जहाँ तक मेरी ताकत है, जहाँ तक मेरी सूझबूझ है, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ ताकि उन्हें उनका हक मिले, वो अपनी जगह पर अपना वजूद बना पाएँ। अगर आपको मेरी बात समझ आए तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको समझने और समझाने के लिए तैयार हूँ। बहुत सी बातें जो हम जो है इसमें नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ सवाल जवाब नहीं हो सकते, मैं एक तरफा बोल सकता हूँ। मैं सवाल जवाब के लिए भी आपके साथ अटेंड करने के लिए तैयार हूँ, मगर कोई 10 जगह ऐसी चुनिए जहाँ का समीकरण जो है वो किसी को टिकट देकर किसी को जिताने के आपके समर्थन, आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। आप मुसलमान होते हुए मुसलमान को टिकट देंगे, मुसलमान को ही जिताकर भेजेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सिर्फ आप सीटें चुनिए और ये चुनिए कि आप किसी पर्टिकुलर अधिनायकवाद के पीछे नहीं हैं। आप अखिलेश के या मायावती के या कांग्रेस से ही आपकी जान बचाएगी तो तभी बचेगी, इस सोच को तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। ये अगर इसमें बदल दी तो लोकसभा के चुनाव में यकीनी तौर पर मैं खुद आपके साथ ज़मीन पर उतरूंगा और उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया जाएगा, बशर्ते कि इस रणनीति को आप आज से एग्जीक्यूट करके मुझे इस चुनाव में दिखाएं, इसमें सूझबूझ का मुजाहरा करें। आप लोगों का सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, जैसे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हथियार है और इस हथियार का आप लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। तुम अपने बचाव में तो इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप
ये चुन पाते हैं, आपस में मशवरा करिए, जनता मशवरा करे कि आपको वो 10 या 15 कौन सी ऐसी स्पोर्ट चुनने हैं जिसमें आप चुनौती देके ऐलान करके ये कहें कि हम ये सीटें जिता रहे हैं और हम आगे आने वाले वक्त में बहुत सारे नक्शे बदल सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। आप जो है, हम किसी के डरे हुए नहीं हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं और हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से छुप कर भागते भागते तुम्हें मजबूरी में वोट देने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये तमाम पार्टियां इस वक्त ये मान रही हैं कि आज मुसलमान को उन्हें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं और अगले 5 साल उनको कुछ भी उनकी देखरेख करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से अपनी जान बचानी है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जान बचाकर समाजवादी को, बसपा को, कांग्रेस को वोट देना है। तुम्हारे पास ऐसी दूसरी कोई पार्टी नहीं है कि पूरे प्रदेश में जीत के सरकार बना ले, मगर 10 से 15 सीटों का प्रेजेंस बनाने से तुम्हारा संगठन खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी मजबूती आगे के लिए बन जाएगी। चूंकि समाजवादी पार्टी के मौजूदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जब रेप के इल्ज़ाम लगाकर जो है दरोगाओं ने बहुत सारे पदाधिकारियों को जो संगठन बनाने की कोशिश की जा रही थी उनको जेल भेजा, उनसे माफिया मंगवाई, वो बेचारे राजनीति छोड़ के भाग गए। अगर आपके पास 10-15 एमएलए भी ऐसे नहीं होंगे जो आपके कम से कम जो है वो एक पब्लिक फिगर बनकर सामने आए और वो पब्लिक के बीच में कहीं भी जाकर आपकी बात कर सकें, आपके हक की बात कर सकें, आपके कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने की हिम्मत रख सकें, चूँकि जब तक आप एक कम से कम कानूनी दर्जा नहीं दिलवाओगे तो फिर आपका कितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो, वो एक छोटे से, मतलब मैं कहूँगा कि छोटे से अधिकारी यानी सबसे निचले पुलिस वाले के एक कांस्टेबल भी उसको लट मार सकता है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आप भाग कर नहीं बचा सकते, आप पत्थरों के पीछे छुप कर नहीं बचा सकते। आपके ऊपर चारों तरफ से जब हवाई जहाज़ों ने घेराबंदी कर ली हो तो आप पत्थर के चारों तरफ में आपके पास कोई जगह नहीं है और जहाज चारों तरफ हैं। याद करिएगा, समझिएगा, ये अधिकारी एक दिन में नहीं बदल जाएंगे, अमले एक दिन में नहीं बदल जाएंगे, इनकी सोच एक दिन में नहीं बदल जाएगी। इसे बदलने के लिए आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लोकतांत्रिक तरीके से इस देश को हमें बनाना है, बचाना है, मोहब्बतों को बढ़ाना है और मोहब्बत बढ़ाने का तरीका ये है कि तुम और तुम्हारे साथ दूसरी तमाम जातियाँ, बिल्कुल मतलब आप समझ सकते हैं ना। आखिरी लफ्ज़ों में कहता चलूँ कि देखिए, अगर दलित भाई देखते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में 16%, 16.5% आते हैं, 8-8.5% यादव आते हैं, बाकी 20 से 25% जो है जो मुस्लिम्स हैं वो इनके साथ मिल जाते हैं तो जीत हो जाती है। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट भाइयों के साथ अगर मुस्लिम मिल जाते हैं तो बहुत सारी सीटें निकल जाती हैं। तो उसी तरीके से आप उनकी सीटें भी निकलवाएं, मुझे एतराज़ नहीं है, अपनी सीटों का भी इसी तरह कुछ इंतज़ाम करें। टिकटों के बंटवारे, आपकी जो भी पार्टी बनाए, जो भी पार्टी हो, जो पार्टी काम कर रही हो या पार्टी मुझे सुन रही हो, तो आपके टिकटों की प्लानिंग जो है वो ये ना हो कि आप जो है मुस्लिम, अगर इस समाज को आप इसका उत्थान चाहते हैं तो टिकट आप मुसलमानों को देंगे, तो ये एक रणनीतिक भूल होगी, गलती होगी और ये गलती का खमियाजा तमाम कम्युनिटी आगे के लिए भी भुगता जाएगा, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के वोट से कोई जीते ये ऐसा यहाँ का परिसीमन है ही नहीं, यहाँ की सिचुएशन है ही नहीं। ये वो गुलदस्ता है जिसमें सभी तरह के फूल हैं और सभी तरह के फूलों को साथ मिलाकर अपना भी चमन बनाओ यारो। बुलाओ मुझे, मैं आऊँगा। खुदा हाफिज़।